अंबेजोगाई में जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ के साथ साप्ताहिक बाजार जाती थी। कई सारे किसान अंबेजोगाई जिला के या उसके आसपास जो छोटे गांव हैं वहां से वो सब्जियां, फल और ऐसी कई सारी चीजें लेकर उस साप्ताहिक बाजार में आते थे। मजे की बात ये थी कि उस बाजार में अगर सुबह के समय गए तो वो सब्जियां महंगी होती थीं और उसी जगह अगर शाम को 4-5 के करीब गए तो वो सब्जियां सस्ती होती थीं। मैंने ये कई दिनों तक ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों होता है। सुबह जो सब्जियां होती थी उस साप्ताहिक बाजार में वो महंगी होती थी और शाम को सस्ती होती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कई बार ये भी होता था कि शाम तक सब्जियों के ढेर सब्जी मंडी में ऐसे ही पड़े रहते थे। प्याज के ढेर पड़े हुए रहते थे, पत्तीदार शाक सब्जियां बेकार होती दिखती थी या गाय खाते हुए देखा गया या फिर टमाटर फेंके हुए। जब सब्जियों का उत्पादन ज्यादा होता है तब उनके भाव गिर जाते हैं। ये प्याज या टमाटर 1 या 2 रुपये किलो तक नीचे आता है और यही प्याज या टमाटर जब उनका उत्पादन कम होता है उस समय 70 से 80 रुपए किलो तक भी जाते हैं। मैं मेरी सहकारी मित्र वैभव तिड़के जो अंबेजोगाई के हैं उनके साथ डिस्कस कर रही थी कि मतलब ये सिर्फ हमारे अंबेजोगाई की ही प्रॉब्लम है या फिर कैसी सिचुएशन है, इसका हम अभ्यास कर रहे थे। उस समय हमारे ध्यान में ये बात आई कि भारत दुनिया में फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे क्रमांक पर है, पर 30% सब्जियां ऐसे ही बेकार हो जाती हैं। 30% जो फल निर्मित होती है वो बेकार जाती है और इसका महत्व का कारण ये है कि ये पेरिशेबल है, नाशवान है। पर सब्जियों के रेट्स भारी मात्रा में गिर जाते हैं, किसान उन्हें वापस अपने गांव नहीं ले जा सकते। वापस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उन क्रेट्स में वो सब भरना और लेबर का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, और ये वापस गांव ले जाकर क्या करेंगे? अगले साप्ताहिक बाजार तक वो माल नहीं टिकेगा। ये समस्या पूरे भारत की है, सभी बाजारों की है, तो इस पर काम करना होगा। तो अगर सब्जियां या नाशवान पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, मतलब वे ज्यादा देर तक टिकाने हैं, तो कोल्ड स्टोरेज ये एक प्रकार है जिसमें सब्जियां अगर कोल्ड स्टोरेज में रख दी तो वो 1 महीने तक ताजी रहती हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता कैसी है या कोल्ड स्टोरेज का होना, या फिर अगर कोल्ड स्टोरेज में अगर माल रखते ही हैं तो हर महीने प्रति किलो पर कुछ पैसे किसानों को देने पड़ते हैं। इसमें एक और दूसरा उपाय यह है कि अगर हम उसी जगह पर कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार करें तो, या इन सब्जियों की शेल्फ लाइफ अगर हम इन्हें ड्राई करके बढ़ाएं तो। भारत में सब्जियां सुखाना या कोई भी पदार्थ सुखाना ये एक पारंपरिक पद्धति है। ओपन सन ड्राइड मतलब जो हम खुले में सुखाते हैं, ये परिचित है। फिर किसान क्यों नहीं इसका उपयोग करते, क्यों सब्जियां नहीं सुखाते? इसके पीछे कई कारण हैं। बाजार में अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिक ड्रायर्स उपलब्ध हैं, फिर सोलर ड्रायर्स उपलब्ध हैं। तो क्या किसानों तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची? क्यों नहीं इसका उपयोग होता? क्यों नहीं इसका उपयोग करके इसे ड्राई प्रोडक्ट बनाते? वे विचार करते हुए हमारे ध्यान में एक बात आई कि अंदाजन 150 प्रकार के सोलर ड्रायर्स दुनिया के वैज्ञानिकों ने अब बनाए हैं, पर ये हमारे तक नहीं पहुंचे। इसके कई कारण है। वो ड्रायर बड़ा हो सकता है आकार में या अपने ग्रामीण विभाग में छोटा, जिसे हम मार्जिनल कहते हैं, उस किसान के लिए वो सुटेबल नहीं है, या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो उस तक पहुंची ही नहीं है। इसीलिए मैंने और वैभव ने ये विचार किया कि इसके लिए सौर ऊर्जा पर चलने वाला, हमारे किसानों के लिए सुटेबल हो वैसा हम एक ड्रायर बनाएंगे और उसी से निर्मित हुई सोलर कंडक्शन ड्रायर की। सोलर कंडक्शन ड्रायर, इसमें हमने एक सिंपल ड्रायर बनाया है जिसमें 4 ट्रेज हैं जो सब्जियां बेकार होती हैं या जिनका दाम कम होता है, वो सब्जियां अगर साफ धोकर काट कर इसमें बिछाई जाएं और फिर वो सुखाई जाएं तो 1 बरस तक रूम टेम्परेचर में काफी उत्तम तरीके से टिकी रहती हैं। ये ड्रायर बहुत ही छोटा, मतलब 6 बाय 6 फीट का, 12 किलो क्षमता का, जो हमारे किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके लिए कोई भी अतिरिक्त चलते पुर्जे या फोटोवोल्टेज पैनल्स या बैटरीज ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जो प्लास्टिक लेयर है, जिस प्लास्टिक का हमने उपयोग किया, उसमें हमने ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जिससे
सोलर लाइट में जो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स तक पहुंचती नहीं। उनका अवरोध होता है और 70 से 80% न्यूट्रिशन उस प्रोडक्ट का कायम रहता है। ड्रायर तो तैयार हो गया, पर अब वो किसान तक कैसे ले जाएंगे? कॉलेज की टेक्नोलॉजी थी। ये सब हम कर रहे थे तब 2013 में डेल नामक संस्था ने एक कंपटीशन का आयोजन किया। उस कंपटीशन का नाम था डेल सोशल इनोवेशन चैलेंज। ये बात है मई 2013 की, और उस कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया कि एज ए सोशल इनोवेशन ये टेक्नोलॉजी हमें विश्व भर में ले जानी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ये केवल भारत का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कई सारे विकसनशील राष्ट्रों का प्रॉब्लम है। इस कंपटीशन में 110 देशों से 2100 एंट्रीज आई थी और अमेरिका में फाइनल प्रेजेंटेशन था। 3 चरण पार करके हम अमेरिका पहुंचे और अमेरिकी लोगों को पोस्ट हार्वेस्ट प्रक्रिया समझाना काफी डिफिकल्ट था उस समय। मतलब लॉसेस क्या होते हैं, प्याज 1 रुपया किलो कैसे होता है, वो फेंक देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। और वहां पर हमने ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की और 2100 एंट्रीज में से इसे फर्स्ट प्राइज मिला। भारत को मिला हुआ या फिर पूरी दुनिया में आशिया से मिला हुआ सोशल इनोवेशन चैलेंज का पहला बरस था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करके वहां पर इनाम मिला था। वापस लौटने के बाद कई समाचार पत्र और न्यूज चैनल्स ने इस समाचार में रुचि दिखाई और ये समाचार लोगों तक पहुंच गया। हमारा जो प्रॉब्लम था कि हमने टेक्नोलॉजी तो बनाई पर लोगों तक कैसे पहुंचाए, उस समाचार से ये चीज लोगों तक पहुंची और एक दिन में अंदाजन 150 से 200 कॉल्स आए कि सच में ये हमारी भी प्रॉब्लम है और ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी उपयोगी और हमें इसकी जरूरत भी है, और क्या आप हमें ये ड्रायर दे सकते हैं। उस समय तक हम स्टूडेंट थे, कॉलेज में हमारा एजुकेशन चालू था, तो अब टेक्नोलॉजी तो बनाई पर ड्रायर कहाँ पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। टेक्नोलॉजी को बेच देंगे, पेटेंट तो ले लिया, टेक्नोलॉजी को बेच देंगे, क्या कौन लेकर जाएगा लोगों तक। पर जब लोगों के फोन्स आने शुरू हुए तो बख्शिश मिलने से भी ज्यादा आनंद जब लोगों ने फोन करके हमें बताया कि वाकई उनकी प्रॉब्लम इससे निपट जाएगी और आप हमें ये टेक्नोलॉजी दीजिए, उस समय हुआ। हमने कुछ लोगों से टाई अप किए, ड्रायर बनाना शुरू किया और लोगों को ड्रायर बांटना भी शुरू किया। लोगों को जब ड्रायर दे रहे थे तब नासिक के किसान ने ड्रायर खरीद लिया और उसने कहा कि आपने तो बोला था कि 1 से 3 दिनों में सब्जियां सूख जाती हैं। मैंने टमाटर 6 दिनों से रखा है, अभी तक सूखा नहीं है वो, ये कैसे हो सकता है। फिर बातचीत के आखिर में ध्यान में आया कि उसने टमाटर काटे ही नहीं थे। उसने पूरा टमाटर ड्रायर में रखा था। 6 दिन या 8 दिन भी वो रखा तो सूखने वाला नहीं है, वो तो सड़ जाएगा। बाद में हमारे ध्यान में आया कि जो सब्जियां हम लोगों को कह रहे हैं सुखाने, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना जरूरी है। हर एक सब्जी के अनुसार वो अलग होनी चाहिए। उसकी एक पुस्तिका बनाकर वो हमने लोगों को दी और कहा कि तुम इसे फॉलो करो और इसके अनुसार अगर तुम करते हो तो सब्जियां सुखा सकते हो। एक दिन एक बहन आई, बोली ड्रायर लिया है, बढ़िया है, सूख रहा है, पर बंदरों का प्रॉब्लम है। बंदरों का प्रॉब्लम, सब्जियों का प्रॉब्लम हम ड्रायर से सॉल्व करते हैं। नहीं, रात को बंदर आता है और वो कूदता है, और अगर वो ड्रायर पर कूदने लगा तो ये एक और नया प्रश्न जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं था। उनसे कहा कि ड्रायर रॉबस्ट है, मजबूत पद्धति से उसे बनाया गया है, तो अगर उस पर बड़े ओले गिरते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है तो वैसे तो नुकसान नहीं होगा, फिर भी अगर एक्सीडेंटल डैमेज होता भी है उस टेक्नोलॉजी या ड्रायर को तो उतना पार्ट हम तुम्हें रिप्लेस करके देंगे। अलग अलग समय पर आए हुए अलग अलग अनुभव और उसके अनुसार हमने जो टेक्नोलॉजी में सुधार किया उससे साधारण तौर पर आज भारत में लगभग 23 राज्यों में और अन्य 9 देशों में हमने 2500 ड्रायर्स लोगों तक पहुंचाए हैं। इस जर्नी में गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसीज ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे औरंगाबाद जिले के फुलंबरी तालुका में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया हुआ हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू है। 8 गांवों को मिलाकर 200 महिलाओं को ये ड्रायर बिल गेट्स फाउंडेशन के सपोर्ट से हमने दिया है
और हेडगेवर अस्पताल ने इम्प्लीमेंटेशन में हमें मदद की। उसी जगह का ये पहला फोटो आप देख सकते हैं कि उन महिलाओं ने वो ड्रायर लिए, वहां लगाए, फिर हमने उन्हें सिखाया कि कौन से पदार्थ कैसे सुखाए जाते हैं। उन्होंने भिंडी ट्राई की और कहा कि मैडम 150 किलो भिंडी तैयार है, अब बताइए कहाँ बेचनी है। अब एक और नया प्रश्न की भिंडी किसे बेचे? ड्राइड प्रोडक्ट का मार्केट है ऐसा हम जब कहते हैं तो वो कौन से ड्राइड प्रोडक्ट का मार्केट है, वो कहाँ है, इसकी भी जानकारी ग्राहकों को देना आवश्यक है। केवल टेक्नोलॉजी देने से कुछ नहीं होगा, तो उनकी आमदनी अगर सच में बढ़ानी है तो उन्हें कौन से पदार्थ सुखाने होंगे, उनके रेट कब कम होते हैं, कब उन्हें सुखाने चाहिए, कैसे सुखाने होंगे, इन सब का प्रशिक्षण उन्हें देना हमने शुरू किया। इसी प्रोजेक्ट का एक दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि ये सब्जियां उगाने वाले तो सारे किसान ही होते हैं, फिर भी खुद के खेतों में काफी कम सब्जी उगती हैं। बारिश के दिन जब होते हैं ये सारी सब्जियां मार्केट में हाई रेट से बेच देते हैं और खुद के घर में वो सब्जी नहीं खाते, या फिर कभी कभी ये सब्जी उगती ही नहीं। तो ऐसे समय में हमने इन महिलाओं को प्रोत्साहित किया, कहा कि तुम ये सब्जी खुद के लिए भी इस्तेमाल करो, ये ड्राई किया हुआ है, 80% न्यूट्रिशन इसमें अब भी बाकी है, तो तुम खुद के लिए इस्तेमाल करो। नहीं कहकर भी वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ड्राई सब्जी वो रोज की रेसिपीज में कैसे इस्तेमाल करेंगी। फिर उसके लिए रेसिपी कंपटीशन शुरू की। महिलाओं को रेसिपी कंपटीशन है ऐसा कहा तो वो कोई भी पदार्थ देने के बाद बढ़िया रेसिपीज बनाकर लाती हैं। उन्होंने खुद बनाई हुई ड्राई सब्जियों से बढ़कर एक रेसिपी बनाकर उनका रोज के खाने में इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 महीनों में उनका हेमोग्लोबिन 1 से बढ़ गया। अब इसमें जब हम कहते हैं कि एनीमिया है, सब्जियां उगाने वाले किसान है, ड्रायर है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उसी के साथ उनके खुद के हेल्थ में भी सुधार होता है, उनकी फैमिली के हेल्थ में भी सुधार होता है। कई किसानों ने खुद ही ड्राइड प्रोडक्ट बनाकर उनकी मार्केटिंग करने का प्रयास किया। बहुत किसान सक्सेसफुल भी हुए, पर हर एक की क्षमता कम ज्यादा होती है, माल कम ज्यादा होता है, तब हर बार खुद मार्केट तक पहुंचना उन्हें मुमकिन होता भी नहीं। इसीलिए S4S ने ड्राइड प्रोडक्ट्स के लिए बायबैक की सुविधा शुरू की। तुम माल बनाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम बोलेंगे कौन सा पदार्थ सुखाना है, कैसे सुखाना है, कैसे काटना है, और वो सारे पदार्थ हम उनके साथ एग्रीमेंट करके खरीद लेते हैं। ये खरीदे हुए जो ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एग्रीगेशन करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और वो फूड इंडस्ट्रीज को इंग्रेडिएंट्स के तौर पर देते हैं। सूप, नौर का सूप हो या कोई भी सूप हो, नूडल्स हो, उनमें जो मसाले आते हैं उनमें सब्जियों के चंक्स, छोटे टुकड़े होते हैं, वो क्या है, ये सब यही सुखाई हुई सब्जियां होती हैं। ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीगेशन करके हमने उन किसानों का टाई अप करके दिया। इसके साथ ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज या तो जो कैटरर्स होते हैं जो बड़े पैमाने पर रोज खाना बनाते हैं, वहां हर सब्जी की ग्रेवी में फ्रेश प्याज या टमाटर का उपयोग होता है। 40 रुपए किलो प्याज होगा तो भी वो आवश्यक है, 2 रुपए किलो प्याज हो तब भी वो आवश्यक है। अगर 3 से 4,000 मील्स मतलब खाना कोई केटरिंग संस्था रोज बनाती होगी तो 300 किलो ताजा प्याज रोज लगता होगा। वहां पर उन लोगों ने अगर फ्रेश प्याज की जगह ड्राई प्याज का उपयोग किया तो कैसा होगा, इस पर R&D टीम ने विचार प्रक्रिया शुरू की और उसकी हमने रेसिपी डेवलप की। ड्राई प्याज से ये रेसिपी बनाकर उनसे क्या ये ग्रेवीज बन सकेंगी, और वो हो गया। जहां पर 300 ताजा प्याज लगता था वहीं पर 30 किलो ड्राई प्याज से ही उनका काम होने लगा। इस तरीके से हमने 100 से भी ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस से इन किसानों को जोड़ने का काम किया। उनका माल हम जमा करते हैं, वो कैटरिंग वालों को देते हैं, और देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन है। ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। प्याज का रेट 2 या 3 रुपए किलो होता है, तब किसानों ने सुखाता है, 10 किलो का 1 किलो प्याज बनता है, हम उसे एग्रीगेट करते हैं। आगे अगर वो 120 रुपए किलो से कैटरिंग वालों को दिया तो 40 से 400 रुपए का फर्क हम देखते हैं, तो कैटरिंग वालों के लिए भी वो सस्ता हो जाता है। जब हम सप्लाई चेन में काम करते हैं और हर एक पार्टनर की विन विन सिचुएशन आती है, उस समय वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। फूलंबरी तालुका की महिलाओं का अगर ड्राइड प्रोडक्ट खाकर हीमोग्लोबिन बढ़ता होगा तो ये ड्राइड प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अब ये बाकी सब लोगों तक कैसे पहुंचा सकेंगे? सब लोग तो ड्रायर का उपयोग नहीं करते या फिर हर एक को उसकी आवश्यकता नहीं होती। पर ड्राइड प्रोडक्ट्स अगर हेल्दी हैं तो उसका प्रयोग हर एक को करना चाहिए। और इसी विचार से
हमने देसी विदेशी के जरिए ड्राइड स्नैक्स की निर्मित की। हम लोग बाजार में मिलने वाले तले हुए पोटैटो चिप्स या ऑयली पदार्थ बिंदास्त खाते हैं। हम कभी भी उसके हेल्थ एस्पेक्ट को महत्व नहीं देते। पर मेरे लिए स्नैकिंग या ये जो महत्व है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, सुबह से रात तक सुबह की चाय के साथ स्नैक्स, शाम की चाय के साथ स्नैक्स चाहिए, तो उस समय अगर मैं किसी एक स्नैक को हेल्दी स्नैक में रिप्लेस कर सकूं तो, अगर वो ड्राइड प्रोडक्ट होगा तो। और इसमें से हमने बीट रूट चिप्स की निर्मित की। बीट को सुखाकर ड्राई किया, उस पर मसाले लगाए और मसाला बीट रूट चिप्स बनाए। और ये मसाला बीट रूट चिप्स हम लोगों तक ले गए और उनका फीडबैक काफी अच्छा था। वो बोले हमें तो पता ही नहीं चला कि इसमें ऑयल ही नहीं है, या हेल्दी के साथ वो जो ई वाला टैग आता है कि ये हेल्दी और नॉन फ्राइड है और इसमें बीट है, मतलब ये टेस्टी नहीं है। तो वो वाला फैक्टर निकालकर उसमें जो वाव वाला फैक्टर होता है, हेल्थ के साथ आने वाला जो टेस्ट का वाव फैक्टर होता है, वो हमने डाला। इस प्रकार से ड्राइड बीट रूट स्नैक्स की हमने स्वयं ही निर्मित की। इसके साथ ही ड्राइड चीकू भी किसान बना रहे, वो भी देसी विदेशी के जरिए हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सब ड्राइड प्रोडक्ट्स जब हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं तो फ्रेश प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उनमें से 98 से 100% प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन ये वैसे ही टिके रहते हैं। तो सामान्य रूप में एक आदमी एक साथ पूरा बीट नहीं खा सकता, पर अगर मैं उसे वो टेस्टी फॉर्म में कन्वर्ट करके दूं तो वो पूरा खा सकेगा। इसी कल्पना को आगे बढ़ाकर हमने ड्राइड हेल्दी स्नैक्स की निर्मित की। 2011 में जब हमने S4S मतलब साइंस फॉर सोसाइटी का निर्माण किया, उस समय हमने एक निश्चय किया था कि हमारे पास जो साइंस है, हमारे पास जो ज्ञान है, उसका उपयोग हम समाज के लिए कैसे कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो या तो टेक्नोलॉजी के रूप में या फिर प्रोडक्ट्स के रूप में मुझे लोगों तक पहुंचानी है। और इसी माइंडसेट से हम सब एक साथ आ गए। आज हम 6-7 को-फाउंडर्स हैं और हमारी 25 लोगों की एक टीम है। दशहरे के दिन, हाल ही में हुए दशहरे के दिन, यहाँ के हाथमाली गांव की एक महिला जो सोलर ड्रायर का उपयोग करके कुछ आमदनी कमाती है, उसने ड्रायर की पूजा की। और गांव की एक महिला ने ड्रायर की पूजा करना और उसके पति ने उसका पूजा करते हुए फोटो खींचना और वो शेयर करना उसके फेसबुक पेज पर या उसे स्टेटस के तौर पर रखना, ये हमारे उस निश्चय का सम्मान है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।